तो आज का पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से है, जैसे आपको पूछा जाएगा ना, इसमें आपको पूछा यह जाएगा कि जैसे कि बताइए कि रूट थ्री, ठीक है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और किसी तरीक़ा से इस तरीक़े से पूछ दिया जाएगा कि ये कैसी संख्या होती है, ठीक है, परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, अगर हमें ये बताना है कि जैसे रूट थ्री है, रूट टू है, रूट फाइव है, वो जो इस तरीक़े से जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस तरीक़े से जो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा है जो परिमेय संख्या है, ठीक है, या अपरिमेय है जो भी, तो इसके लिए पहले आपको ये देखिए, ये पहले सोच लीजिए। जैसे कि मान के चलिए कि रूट थ्री है, तो पहले ये देखिए कि क्या थ्री जो है ये कौन सा ऐसा संख्या है जिसको उसी में से गुना करने पे या मल्टीप्लाई करने पे थ्री आएगा। कोई ऐसा संख्या है? जैसे कि यहाँ पे 9 होता, मान के चलिए, सपोज कीजिए कि 9 है, रूट के अंदर 9 है, तो ये 9 है, तो मैं इसे 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल 3, ठीक है, इसे लिखा जा सकता है 3 मल्टीपल 3, यानी 3 तिहाई 9, यानी इसका डबल में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, इसका फैक्टर है जो दोनों इक्वल में तोड़ा जा सकता है, इसका 9 का, ठीक है, जो रूट के अंदर है इसका तोड़ा जा सकता है इस तरीक़ा से। बट इसका तोड़ा जा सकता है कुछ इसी तरीक़ा से 3 का, तो 3 का बहुत टूटेगा तो ऐसे टूट सकता है 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो जब ये 3 मल्टीप्लाई 1 में टूट रहा है तो क्या ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर है? इसमें 3 है तो इसमें 1 है, ये दोनों तो बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है, ये वाला और ये वाला, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि जो 3 है ये रूट से नहीं निकलेगा। रूट से निकलने का बस साधारण सा नियम यही है कि दोनों में ना, जैसे कि अंदर में ये दिया हुआ है, तो दोनों में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है ना तो वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा किसी भी हालात में। हाँ, अगर जैसे कि रूट 4 होता, जैसे यहाँ पे 9 दिए, अगर यहाँ पे रूट 4 है, मान के चलिए रूट 4 है, ठीक है, तो ये 4 है, तो मैं इसे हम इसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 जब लिखा हुआ है तो इसमें देखिए 4 का फैक्टर में तोड़े, क्या कहें कि अभाज्य या गुणनखंड किए, तो गुणनखंड इसका किए तो क्या टूटा? 2 में 2, ठीक है, 2 दूनी 4। हाँ, इसका ऐसे भी टूट सकता था कि रूट 4 है तो इसका हम ऐसे भी तोड़ सकते थे कि 4 मल्टीप्लाई 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 करने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 4 हो जाता, ठीक है। और ये जो 1 है, ये जो 4 है, आपका रूट में से चेक करने के लिए कि वो परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या नहीं है, इसके लिए आपको चेक करने के लिए ये आपको एकदम ज़रूरी है, ठीक है, एकदम नेसेसरी ये है कि आपको इसमें क्या होना चाहिए, तो इसमें ये होना चाहिए कि ये दोनों जो रूट के जो अंदर जो भी आप तोड़ रहे हैं वो दोनों इक्वल में आपका हो जाए। यहाँ पे इक्वल में है तो नहीं है, एक 4 है एक 1 है, तो ये जो 4 है एक 1 है, इसको तो इस तरीके से तोड़े, तो अगर इस तरीके से तोड़े तो और भी इसे अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है। अगर ऐसे टूटा ना तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर इसी को भी और अलग में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2, तो हाँ, ये इसको तो ये बराबर में करके तोड़ दिया गया। तो कभी कभी आपको ये भी आ सकता है कि आप ऐसे तोड़ेंगे और तोड़ के बता देंगे कि नहीं, ये जो रूट 4 है वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे और भी किसी तरीके से तोड़ा जा सकता है, तो ऐसे तोड़ा जा सकता है। जब ऐसे तोड़ा जा सकता है, कोई भी एक टर्म में अगर आपको ये दिखे कि इस तरीके से तोड़ा जा सकता है तो परिमेय होगा। जैसे 4 को इस तरीके से, ये ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, मगर ऐसे भी तोड़ा जा सकता है। अगर इस तरीके से भी तोड़ा गया इसको, वो एक भी अगर गुणनखंड इस तरीके का बन गया, तो ये जो रूट में होगा वो क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा, अन्यथा वो अपरिमेय कहलाएगा। तो पहला आपका ऑब्जेक्टिव में यही आ रहा है कि रूट थ्री क्या है। तो रूट थ्री क्या है, तो अब समझ सकते हैं कि रूट थ्री क्या है। रूट थ्री थ्री का तो निकलेगा नहीं, बहुत इसे तोड़ सकते हैं, तो ऐसे तोड़ सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, इससे तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अब अगर 3 मल्टीप्लाई 1 निकला हुआ है तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, ये दोनों तो अलग अलग है, और जब अलग अलग है तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब अलग अलग होगा तो रूट से नहीं निकलेगा, और जब रूट से नहीं निकलेगा तो अब क्या बोलते हैं, जब रूट से नहीं निकलेगा तो अपरिमेय, ऑफकोर्स ये अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी समझ में
हमारे समझ में आ गया होगा कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी मैं और आगे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो फिर से मैं बता दूंगा, ठीक है। जितना बार आएगा उतना बार बताऊंगा ताकि कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जिसकी 2 है और 10 है और 20 है, इसका क्या करना है ना कि इसका आपको ये बताना है कि लसा और मसा बताना है क्या होगा, ठीक है। या नहीं, इसका बताना है कि लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है कि लसा और मसा का अनुपात पूछ रहा है, तो ठीक है, पहले काम कीजिए आप किसी भी तरीक़ा से, जैसा आपका जो सा भी नियम पता हो उस नियम से क्या कीजिए कि लसा निकाल लीजिए और मसा निकाल लीजिए। खैर मैं इस तरीक़े से जो सिंपल सा होता है उसी तरीक़े से निकालता हूँ, तो ऐसे फैक्टर तोड़ के भी निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के जरिए उसका से भी निकाला जा सकता है, बट मैं सिंपल से निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो 2, 10, 20 से क्या निकालना है, पहले लसा फिर मसा। तो चलिए मैं इसे लसा निकाल लेता हूँ। तो लसा कैसे निकालता हूँ, तो 2 से लगाते हैं, तो एक में लगेगा 2 पच्चे 10 और 2 दहाँ के 20, ये हुआ। अब हम फिर से 5 से लगाते हैं, कहीं कोई 200 तो लगेगा नहीं, तो 5 से लगाते हैं, तो ये तो नहीं लगेगा, तो ये एक में लग जाएगा 5 दूना 10, ठीक है ना, 5 दूना 10। तो क्या हुआ 2 5 1 1 2, ये हुआ। तो पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, यानी लसा कितना आएगा, तो आपका लसा आया है 2, 1 को रहने देते हैं, ठीक है, 5 और फिर से 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पच्चे 10, 10 दूनी 20, ठीक है, कितना आया 20 आया, यानी 20 आया, ठीक है। कितना आया तो 20 आया। तो इसका लसा जो आया जो 20 आया, अब इसका क्या करते हैं मसा निकालते हैं। तो मसा कैसे निकाला जाता है आपको पता होगा, ठीक है। तो पहले 2 से पहले 10 में, तो 2 से पहले 10 में भाग देते हैं, भाग नहीं, ये मसा निकालने के लिए काम कर रहा हूँ। तो 2 दहाँ के 20, ये कट गया, और कटने के जो ऊपर वाला होता है वो आंसर होता है। तो 2 और 20 से मसा निकाले तो 2 आया। अब फिर ये 2 को उठाकर 20 में आपको करना है, ठीक है। 1 मिनट, एक गलती हो रहा है, 20 में नहीं, पहले 10 में कीजिए, ठीक है, फिर से 20 में कीजिएगा। तो पहले 10 में करना है, यानी 2 से पहले 10 में कीजिए। तो 2 पच्चे 10, ठीक है, ये कट गया, तो फिर कितना है 2 ही आया, ठीक है। फिर 2 से फिर कितना में करना है 20 में, और फिर से अगर 2 से अगर 20 में कीजिएगा, ठीक है, तो 2 दहाँ के 20, ये कट जाएगा ना, फिर कितना आया 2 आया। समझ में आ रहा है आपको इसमें, ठीक है। इसमें यहाँ पर गलती हो गया था, ये नहीं समझिए, ठीक है, यहाँ से समझिए। तो पहले क्या है 2 10 20, ये 3 दिया, 3 था, ये ऐसा, ये एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। तो पहले 2 में पहले 10 से भाग दिए, 2 और 10 में पहले मसा निकाले, 2 और 10 का मसा निकाले तो आया 2, ठीक है। और फिर जो ये मसा निकल के देखिए, जो अगर 3 4 आपका मसा दिया गया है ना, मसा निकालने के लिए 3 4 डिजिट दिया हुआ है, तो सबको बारी बारी से निकाल के उसमें से जो निकलता है फिर अगले वाले को लगाया जाता है। जैसे में देखिए 2 और 10 से मसा निकाले, तो 2 और 10 का मसा निकाले तो आया 2, ठीक है। और अब जो ये 2 आया है, अब इसी को उठाकर आपको इससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर 20 में लगाएं, तो 20 में लगाएं तो फिर से आया 2, क्योंकि आसानी से कट रहा है तो 2 आया। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों है 2 और 10 और 20, इसका मसा कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, मसा 2 आ रहा है, और लसा कितना आ रहा है तो 20 आ रहा है। तो इसका क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, रेशियो। तो इसका अनुपात पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अनुपात पूछ रहा है, तो किसका किसका पूछ रहा है, तो क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा, यानी पहले लसा, ठीक है, पहले लसा और अनुपात मसा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो लसा में कितना आया तो 20 आया आपका, ठीक है। मसा में कितना आया तो 2 आया, है ना। अगर इससे भाग लगाइएगा इसमें तो आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा कोई भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यानी इस तरीक़े से 20, और ये 2 आ जाएगा नीचे, 2 दहाँ के 20, और ये नीचे कुछ भी नहीं तो 1, और इसी को लिखा जा सकता है 10:1, ठीक है। ये कुछ इस तरीक़ा से। तो आपको इस समझ में आ गया होगा लसा मसा। और भी अलग नियम है, अभाज्य गुणनखंड के जरिए भी आप लसा और मसा जो भी है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इसका ये था। मैं हर एक टॉपिक का बिल्कुल बेहतर रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको फिर से समझने में भी दिक्कत ही ना हो, रियल नंबर में जो भी हो दिक्कत ना हो, ठीक है। और मैं ये भी बता देता हूँ कि मैं ऑब्जेक्टिव चला रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है ना कि 2 लगातार संख्याओं का मसा क्या होता है। जैसे 2 लगातार संख्या है और उसका मसा क्या होगा। जैसे मान के चलिए कि 2 लगातार, पहले संख्या वैसा लीजिए
ठीक है, और उसका मसा निकालना है। तो दो लगातार संख्या ही बोल रहा है ना। इसका बोलने का कैटेगरी 2-3 तरीक़े से हो सकता है, बट यहाँ पे अगर फिर आगे उस तरीके से बोलेगा तो फिर मैं बता दूंगा। यहाँ पे क्या है कि दो लगातार संख्याओं का बस मसा ज्ञात कीजिए। तो दो लगातार बोला है तो हो सकता है एक 2 ले तो एक 3 ले, ठीक है, या 3 एक ले तो एक 4 ले, या 4 एक ले तो एक 5 ले। ये किसी तरीके से दो लगातार होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक 4 और एक 5 लेते हैं, ठीक है। तो जब हम 4 और 5 का मसा निकालते हैं, ठीक है, कहीं पे निकालते हैं, चलिए यहाँ पे निकालते हैं, 4 और 5 का मसा निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि दो लगातार संख्या है। तो ये एक बार लगेगा, ठीक है, 4 घट के कितना आया, ये 1 आया, फिर 4 नीचे आएगा, मसा निकालने का तो ये नियम है, 4 नीचे आया, फिर एक का अगर जो एक का जो पहाड़ा है अगर इसको हम 4 बार पढ़ जाए तो ये 4 आ जाएगा, और ये कटने के ऊपर जो होता है वही आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आया, 1। कितना आया है, 1 आया है। फिर से कोई संख्या लेकर देखते हैं, जैसे एक 3 और एक 4 में निकालते हैं मसा। तो यहाँ पे निकालते हैं 3 और 4 का, तो 3 से 4 में, तो ये एक बार में लगेगा, ठीक है, और 3 एकम 3, ये घट कितना आएगा, 1। इसमें से दोनों में से घट गया 1। अब ये 3 को नीचे लेकर आएंगे, तो इसे 3 बार पढ़ जाएँ तो ये भी आ जाएगा एक तरीक़े से, ये क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। और जो कटने का जो ऊपर होता है ना, ये साइड वाला आई मीन लेफ्ट साइड वाला, तो इसी का आई मीन वही होता है जो मसा होता है। तो इसका भी कितना है, 1। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी हो संख्या, ये 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 10 से 11 या 20 से 21, कुछ भी हो इस तरीक़ा से, तो सबका मसा कितना आएगा, तो 1 आएगा। कितना आएगा मसा, तो 1 आएगा। यानी दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, तो कितना होता है, तो 1 होता है। आप इस तरीक़े से समझ सकते हैं कि कैसे 1 हुआ हो सकता है। चलिए, इतना तक समझ में आ गया होगा कि दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, तो 1 होता है। आप निकाल कर देख सकते हैं, मैं निकाल कर दिखा दिया हूँ 2 बार में। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि फिर से एक क्वेश्चन आ गया है कि 6 और 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ ना कि अभाज्य गुणनखंड के जरिए आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपका दोनों नियम पता चल जाए। तो अभाज्य गुणनखंड के जरिए बताता हूँ। तो देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कहाँ बताएं, यहाँ बताते हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बता रहा है, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि इसमें क्वेश्चन है 6, 8 और 22, ये तीनों से क्या करना है, आपको लसा निकालना है और मसा निकालना है, और लसा और मसा निकल गया तो फिर उसका रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले मैं इसका लसा निकालता हूँ और इस बार क्या करता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड के जरिए निकालता हूँ। तो ठीक है, पहले 6 का निकालते हैं। तो पहले 6 का निकालते हैं, तो फिर इस तरीके से तोड़ा जाएगा इससे, ठीक है। तो कितना से निकालना है, कितना निकालना है, 6 का निकालना है। तो 2 से लगाते हैं तो 2 3 6 हुआ, ठीक है। अब तो ये नहीं लगेगा, ठीक है। अब कितना है, 8 है एक, तो एक 8 का निकालते हैं। तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, इतना ही हुआ, ठीक है। अभी कितना है, अब एक 22 है, तो एक 22 का भी निकालते हैं। तो 2 से लगेगा ये, तो 11 दूना 22, ये हुआ। अब सबका मैं बारी बारी से एक जगह पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एक जगह पे लिख लेते हैं, तो कहाँ पे लिख लें, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या 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 आया, इसमें 2 का जो तोड़े फैक्टर, तो अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 का, तो 2 का निकाले तो कितना आया, तो 2 का नहीं 6 का आया है, ठीक है। 6 है, सॉरी 6 है, यहाँ पे 6 आया ना। तो 6 का कितना है, 2 और 3, तो लिख दिया यहाँ पे 2 और 3। और फिर 8 का कितना है, तो 8 का निकला है 2 2 2, 2 है, तो 2 2 2। अब ये कितना है, 22 है, तो 22 का निकालते हैं। तो कितना है, 2 और 11, ठीक है, 11। अब इसका क्या करना है, दोनों से, अभी ये तीनों से क्या निकालना है, एक मसा निकालना है, एक लसा निकालना है। मसा के लिए बात करें, लसा नहीं, मसा। अगर 5 दिया है तो 5 में मिलना चाहिए, तो मसा कहलाएगा। तो मसा कैसे कहलाएगा, इसमें क्या है जो तीनों में मिल रहा है, तो 2 2 2 तीनों मिल रहा है, तो इसका मसा 2 होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों में कुछ ना मिले, ठीक है, इसमें 2 है तो इसमें 5, 7, इसमें 9, कुछ भी अलग अलग हो जाएगा। तो जब तीनों में से जब कुछ भी ना मिले, तो उसके जगह पे भी मसा क्या रखिएगा, 1 रखिएगा, ठीक है। क्या रखना है, मसा आपका 1 रखना है। बट यहाँ पे मिल रहा है 2 2 2, तो इसका मसा हुआ 2, ठीक है। अब लसा क्या होगा, ठीक है, लसा क्या होगा, तो लसा निकालने के लिए
मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। लसा देखिए क्या होगा। लसा देखिए, पहले तो जो मिला पहले वो लिखिए। तो मिला है कौन, 2, तीनों मिल रहा है तो पहले 2 लिख लेते हैं, लसा निकालना है, ठीक है। और कौन सा नहीं मिल रहा, तो ये 11 भी नहीं मिला, और ये 2 नहीं मिला, ये 2 नहीं मिला, ये 3 नहीं मिला। तो जो नहीं मिला है ना उसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो 11 नहीं मिला, 2 भी, ये वाला 2 तो नहीं मिला है, और ये वाला भी नहीं मिला है, और ये 3 भी नहीं मिला है, नहीं मिला है ना, इतना नहीं मिला है, ठीक है। तो अब इसे लिखते हैं, अब इसे हल करते हैं। तो देखिए 11 दूना 22, किधर से भी गुना कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। देखिए 11 दूना 22, ठीक है, और 22 दूना 44, ठीक है। 11 दूना 22 और 22 दूना 44, और 44 दूना क्या हुआ, 88 हुआ, ठीक है। अब 88 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 88 में मल्टीप्लाई करना है कितना से, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 24 के 4 हाथ में कितना हुआ, 2, ठीक है। और फिर से 8 3 24 और 2 कितना हुआ, 26 हुआ। तो कितना आया, 264, कितना आया, 200 कितना आया, 64। अब 264 आया है क्या इसका, तो इसका मसा आया है 264, और मसा ही आया ना, नहीं लसा आया, लसा आया है, लसा आया कितना, 264, और मसा कितना है, 2। अब इसमें से इसको आपको मल्टीप्लाई में भागा देना है, भाग पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, अनुपात इसमें ये पूछ रहा था कि लसा और मसा का अनुपात। तो लसा कितना निकला, 264, और मसा कितना निकला, 2। तो 264 में अगर हम भाग दे दें 2 से तो कितना आएगा, तो 2 दूना 4, 2 3 6, और फिर 2 एकम 2, यानी 132 आएगा ऊपर में। तो 132 और नीचे में कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 132 अनुपात 1। कितना आएगा, 132 अनुपात 1। यह आया इसका क्या बोलते हैं, लसा और मसा का रेशियो। मैं रफ़ करके बता रहा हूँ, रफ़ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैथ ज़रा जल्दी बने और समझाने में मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर इस ऐसा टाइम नहीं है कि लगातार लिख के बताएं कि मसा क्या होगा, माना कि लसा बराबर इतना, मसा बराबर इतना, फिर रेशियो इतना, तो इतना में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, और मेरा वीडियो भी छोटा से छोटा बन पाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, तो देखिए अभाज्य संख्या उसको बोला जाता है, बोल रहा है क्या कि अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए मैं जो निकालने के लिए रहता है वो मैं लिख रहा हूँ कि क्या आपका निकालना है। जैसे इस बार क्या बात करना है, अभाज्य संख्या के बारे में। तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अभाज्य संख्या देखिए क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जो ऐसा ऐसा डिजिट हो या ऐसा नंबर हो, ठीक है, जो अपने आप से मतलब रखे, किसी और से कटने लायक वो हो ही नहीं, ठीक है, वो किसी और से नहीं कटे। तो जैसे 7, जैसे मैं शुरू से चलता हूँ तो स्टार्टर से चलता हूँ, तो 1 को रहने दीजिए, 1 तो ऐसे भी कोई मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत इसका नहीं होगा। 2 से लेकर चलिए, ठीक है। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछा जाए तो देखिए 2 जो है, इसे 2 को कोई काट सकता है तो नहीं काट सकता है, ठीक है। 3 को कोई काट सकता है तो नहीं काट सकता है। 4 को कोई काट सकता है तो हाँ 2 काट देगा, 2 दूना 4 करके, ये तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो 4 जो है ना यह अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। 5 को कोई काट सकता है तो नहीं काटेगा, तो अभाज्य संख्या हुआ, ठीक है। 6 को कोई काट सकता है तो हाँ 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसका 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 7 कटेगा किसी से, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो किसी से नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। 8 कटेगा तो हाँ कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। जिसमें 9, तो 9 किसी से कटेगा तो हाँ 3 से भी कटेगा, और 1 ये 1 तो छोड़ ही दीजिए, मतलब 3 से कट रहा है, तो 3 से कट रहा है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 10 कटेगा तो हाँ 10 भी कट जाएगा 5 से और 2 से, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 11 किसी से कटेगा तो 11 किसी से भी नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 12 किसी से कटेगा तो हाँ कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ये सब से कट रहा है 12, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये 13 किसी से कटेगा तो किसी से भी नहीं कटेगा, ये तो अभाज्य संख्या है। 14 किसी से कटेगा तो हाँ कटेगा, 7 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है।
15 किसी से कटेगा, तो हाँ ये कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 16 कटेगा, तो हाँ कटेगा, 2 से कटेगा, 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, और भी कोई है, ठीक है, चलिए इतना से कटेगा, तो अभाज्य संख्या ये नहीं है। 17 किसी से कटेगा, तो ये किसी से नहीं कटेगा, तो अभाज्य संख्या है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे अभाज्य संख्या हो रहा है, कैसे अभाज्य संख्या नहीं हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि जो कटने लायक है, ठीक है, किसी से भी कटे, 1 के छोड़कर किसी से भी कटे, और अपने आप को और 1 से छोड़कर किसी और से अगर कटा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। किसी और से भी कटा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर खुद से, मतलब खुद से छोड़कर किसी और से कट रहा है, जैसे 4 है, और तो 4 किससे कटेगा, तो ऑफकोर्स मानिए कि 4 किससे कटेगा, तो 2 से कट जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि किसी और से, खुद से, और खुद से मतलब क्या बोल रहा हूँ, तो मतलब ये है कि जैसे 7 के बारे में पूछ रहे हैं कि 7 क्या है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा कि अभाज्य संख्या ये है। कैसे, तो ये क्या कर रहा है, ये 7 खुद, ये जो खुद 7 है जो 7 से कटेगा, और एक 1 से कटेगा, तो ये 2 डिजिट छोड़कर, जैसे अगर हम देते हैं 11, तो 11 में 11 और 1 को छोड़ दीजिए, ये दोनों छोड़कर और भी कोई ऐसा संख्या है जिसे काट सकता है, तो कोई नहीं है जो इसे काट सकता है। कोई संख्या है तो नहीं है, तो जब कोई संख्या और नहीं है इसे काट सकता है, ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 23, बताइए 23 को कौन काटेगा, कोई नहीं काटेगा, ठीक है। जैसे कि 1 और 23 को छोड़कर कोई और जो है अगल बगल जो भी है नहीं काटेगा। तो अगल बगल क्या, कहीं भी कोई भी कितना ही बड़ा संख्या ले लीजिए, इसे कोई नहीं काटेगा। तो जब इसे कोई नहीं काटेगा तो ये हुआ क्या संख्या, कैसी संख्या होगा, तो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक भी इसमें अभाज्य संख्या, ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। बट 29 जो है ये अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 29 बताइए किससे कटेगा, तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटता है ना तो वो अभाज्य संख्या होता है, और जब कट जाता है ना किसी से भी, ठीक है, तो क्या होता है, जब कट जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं होता है, और जब नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होगा। नहीं कटेगा तो अभाज्य संख्या होगा, जब कटेगा किसी से तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर पूरा एग्जांपल दे दिए हैं, ठीक है। अब हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अभाज्य संख्या होगा, कैसे अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी दे सकता है ना, तो जैसे कि मान लीजिए कि 96 है, ये क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है ना, तो निकाल लेते हैं। तो 96 है ना, अभाज्य गुणनखंड कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। तो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड इसका 96 का। तो 2 से लगाते हैं, तो 4 दूना 8, तो देखिए 9 में से जो 8 चला गया था, कितना बचा, 1 बचा। 6 के बगल में रखाएगा तो हो जाएगा 16, और 8 दूना हो जाएगा 16। अब 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 और 2 चौके 8, ठीक है। फिर से 2 से लगाते हैं तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर से 2 से लगाते हैं तो 6 दूना 12, 2 से लगाते हैं 3 दूना 6। ये पूरा इस तरीके से बन गया, ठीक है। नहीं दिख रहा है फिर भी देख लीजिए, कोशिश कीजिए, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, इसका इतना टूटा, 96 का कितना टूटा, तो 96 का टूटा 96 का टूटा 2 से पहले तोड़े तो 48 में आया, फिर से 2 से तोड़े तो 24, फिर से 2 से तोड़े तो 12, फिर से 2 से तोड़े तो 6, और फिर से 2 से तोड़े तो फिर 3, ठीक है। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो बता, इसमें पूछा जा रहा है ना कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में बस खाली लिखिए 96 का। तो देखिए लिखते हैं 96 का 2, देखिए तो कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 है जो 5 आया, ठीक है, 5 टर्म आया, और 3 जो कितना आया तो 1 बार। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। हमारी समझ में आपको आ गया होगा कि कैसे अभाज्य गुणनखंड होगा, ठीक है। अब अगर लिखने के लिए बोले तो कैसे लिखिएगा, ये हो गया। अब अगला पूछ रहा है ना कि कौन है जो परिमेय संख्या है। देखिए, परिमेय संख्या के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, और एक बात और है इम्पोर्टेंट, और ये बात ये इम्पोर्टेंट है ना कि देखिए, मान लीजिए कभी सपोज कीजिए कि कोई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जैसे मान लीजिए √2 है, ठीक है। अगर ये किसी के साथ में जुड़ता है या किसी के साथ में घटता है,
या किसी के साथ में डिवाइड होता है या किसी के साथ में मल्टीप्लाई होता है। बस ये याद रखिए कि जब मल्टीप्लाई हो तो खुद इसी के जैसा वो संख्या ना हो, जैसे कि √2 है, और अगर √2 को √2 में ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परिमेय में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? परिमेय में। तो बस खाली इसी बात का ध्यान रखना है, अन्यथा किसी भी हद में किसी भी टर्म में ये क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से है, मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। इसमें पहले देखिए क्वेश्चन ये है, यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लैक से लिखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि 2 - √3 ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी? तो देखिए √3 क्या है, √3 क्या है, तो अपरिमेय है। तो अपरिमेय अगर किसी से घट रहा है या किसी से जुड़ेगा तो ये पूरा का पूरा क्या बना देगा, तो अपरिमेय बना देगा। क्या बना देगा? अपरिमेय। ये घट रहा है तो ये पूरा का पूरा अपरिमेय हो गया। ठीक है। अब एक और, तो ये तो परिमेय, इसमें क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो ये तो नहीं है। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगला में है √5। ये तो पहले ही पता चल रहा है आपको कि जो √5 है ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय ही है। ठीक है। तो ये भी अपरिमेय है क्योंकि 5 को तोड़ा नहीं जा सकता है। अब नेक्स्ट है 2 √3 तो ये दोनों से कट जाएगा, तो ये 2 बचा। ये तो यही जो है, जो क्या है, तो परिमेय संख्या है। कई संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या होगा। तो एक और है, क्वेश्चन में ही है 6, तो √6 है तो क्या टूटेगा ये, तो अगर √6 को तोड़ते हैं तो टूटेगा 3 × 2, तो ये दोनों बराबर नहीं न है, और जब बराबर नहीं है तो √6 क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है। अब हमारी समझ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपरिमेय संख्या होगा और कैसे परिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन और भी बहुत सा है, लेकिन अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये अगला टॉपिक में मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, और हाँ कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लिखा हो, मैं लिख रहा हूँगा कुछ और मैं बोल रहा हूँगा कुछ, तो वहाँ पे जैसे ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, कि ऐसे मुझसे गलती नहीं होगा, लेकिन मिस्टेक तो किसी से भी हो सकता है। ठीक है। तो बस उसी के लिए सॉरी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी मैथ में अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उससे रिलेटिव मैं फिर उसको बता दूंगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।